जय श्री श्याम बेटा। आज लॉ का जो स्कैनर मैंने होमवर्क में दिया हुआ था यूनिट फर्स्ट, तो उसके मैं आपको डाउट करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, लगातार 3-4 क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के। तो मैंने आपको ये बता दिया था, इसमें दो बातें बेटा कि सबसे पहले कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब हुआ माना जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑफर का कम्युनिकेशन कब हुआ माना जाएगा। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। एक्स ने मान लीजिए वाई को ऑफर रखा। किसको ऑफर रखा? वाई को। कि आप जो है अपना हाउस या कार, जो भी एग्जाम्पल ले रहे हो, आप मेरे को 1 लाख रुपए में क्या कर दो, सेल कर दो। अब प्रपोजल इसने रखा मान लीजिए 10 जुलाई को, और बाय पोस्ट रखा या बाय मेल रखा ना, कैसे भी। इसके पास पहुंचा बेटा 15 जुलाई को, इसने एक्सेप्टेंस दी बेटा 18 जुलाई को, और इसके पास पहुंचा वापस 21 जुलाई को। मैं ये एग्जांपल ले लिया ताकि डेट ले ली, समझने में दिक्कत ना। अब इसने पहले क्या रखा बताओ बेटा? प्रपोजल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब हुआ माना जाएगा। बेटा प्रपोजल का कम्युनिकेशन 15 जुलाई को जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा तब माना जाएगा। ये आंसर हो गया। तो कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? 15 जुलाई। बोलो बात समझे। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा। क्या बेटा? रिवोकेशन नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? कम्युनिकेशन। अब यहां पे दो बातें हैं, एज अगेंस्ट प्रपोजल और एज अगेंस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसके अंदर दो बातें हैं बेटा। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही 18 जुलाई को ये लेटर पोस्ट कर देगा, जो इसकी पावर से बाहर हो जाएगा, ऐसे ही ये माना जाएगा कि इसने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर दिया है। किसने? वाई ने। सर इससे क्या होगा बताऊंगा अभी। एक्सेप्टेंस देखो यहां तो सिर्फ देखो प्रपोजल का कम्युनिकेशन एक ही पॉइंट से आंसर आता है। कब इसने रखा कम्युनिकेशन प्रपोजल, ये एक्सेप्टेंस पता है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। पहले तो ये क्लियर करो, डाउट है जो आपका। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? 15 जुलाई। अब अगला क्वेश्चन मेरा है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा। इसमें दो बातें। कितनी बातें हैं? दो। कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए कब माना जाएगा, मतलब ओफरी के लिए। क्या नाम है? ओफरी या ओफरर। ओफरी के लिए, एक्सेप्टर के लिए कब माना जाएगा, और प्रपोजर के लिए कब माना जाएगा। ठीक है, जैसे ही 18 जुलाई को इसने लेटर पोस्ट कर दिया, सुन लो ध्यान से, इसके कंट्रोल से क्या होगा बाहर, तो ये माना जाएगा कि इसने इसके वाई का क्या माना जाएगा कि इसने एक्सेप्टेंस का क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो चुका है इसकी बिहाफ पर। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कल को ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना करता है, कौन? एक्स। तो वाई उसको बाउंड कर सकता है, क्योंकि कहता है मैंने एक्सेप्टेंस दे दी थी और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ माना जाएगा। बोलो बात समझाएगी भाई। इसको लीगल राइट मिल जाए, जैसे इसने अपने कंट्रोल से लेटर निकाल दिया ना, तो इसको क्या मिल जाएगा? लीगल राइट मिल जाएगा। अगर ये कल को मना करता है तो इसको बाउंड कर सकता है, क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ माना जाएगा इसके भी आप पर। बोलो बोलो बात समझेंगे। अच्छा, इसके लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? जब इसके पास ये लेटर पहुंच जाएगा, जब ये देख लेगा। अगर इसने देख लिया, एक्सेप्टेंस इसको इसकी नॉलेज में आ गई, उसके बाद ये कहता है कि यार मैं नहीं, फिर ये इसको बाउंड कर सकता है। बोलो बात समझ आएगी। तो ये तो हो गया बेटा प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। बोलो समझ आएगा। अब तीसरा है रिवोकेशन। ये सारे मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है आपको। तीसरा क्या है? भाई वो रिवोक कब कर सकता है। अब उसमें वो डेट आंसर वही पहले वाला आता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। बताओ इसमें ये रिवोक कब तक कर सकता है एक्स? जब तक ये एक्सेप्टेंस, वही समझ आएगी। कब तक कर सकता है? लेटर को कंट्रोल से बाहर ट्रांसमिशन के लिए नहीं भेज देता, तब तक रिवोक कर सकता है, कर सकता है। और एक्सेप्टर कब तक रिवोक कर सकता है? जब उसके नॉलेज में। अब एक बात और ध्यान रखना, मान लीजिए इसने एक्सेप्टेंस दी 18 जुलाई को सुबह 10 बजे। कब दी? सुबह। तो ये अपना ऑफर जो रखा उसका रिवोकेशन कब कर सकता है? 18 जुलाई को सुबह 10 बजे तक, या उससे पहले, उसके बाद में नहीं कर सकता। बोलो बात समझेंगे। ये है पूरा। ठीक है।
पेज नंबर 2.14 निकालो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। बस ये थोड़ा आइडिया के लिए है, बाकी तो आपके इसके अंदर है ही। देखो बेटा, डिफाइन द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को डिफाइन करो, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिख दोगे। एंड डिस्कस द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाता है? दो पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है, इसमें इसने लिखा ही नहीं, एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट और एज अगेंस्ट। तो इसने डेफिनेशन सही लिखी है, उसके बाद ये अपने पता नहीं पीके, मजाक नहीं कर रहा, ये देख लो। इट मीन्स कंसेंट टू द ऑफर, ये सेक्शन चलो ठीक है, डेफिनेशन आ गई। फिर आगे कहता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एक्सेप्टेंस। ये बताओ, इसने रिलेशन पूछा है ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर, तो आप समझदार हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसने बाद में क्या बता दिया तुषार, ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया। और ऊपर पूछा क्या इसने, लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ। तो आप ठीक है, इस क्वेश्चन को सिर्फ ये डेफिनेशन तक पढ़ोगे, आगे बात समझ। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऑफर और एक्सेप्टेंस में रिलेशन बताओ, तो आप बता सकते हो, कोई बात नहीं। ये इसने आंसर वो लिख दिया जो क्वेश्चन इसने पुट नहीं किया। क्लियर हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, व्हेन इज द कम्युनिकेशन एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट कंप्लीटेड। ये कहता है पोस्ट से कब कंप्लीट होता है। देखो कम्युनिकेशन आप ऑफर का, एक्सेप्टेंस का बाय पोस्ट दे सकते हो, बाय टेलीग्राम दे सकते हो, बाय मेल दे सकते हो, बाय ओरल दे सकते हो। ये सब कम्युनिकेशन के क्या है, मोड है। ठीक है, शॉर्ट में आपको पता भी है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि पोस्ट से कब कंप्लीट माना जाएगा। अब सुनना, communication offer and acceptance, communication and offer, it is complete when it comes to the knowledge of the person to the whom it is made। ठीक है, एक्स्ट्रा लिखा है इसने, जब उसकी नॉलेज में आए तब कम्युनिकेशन हुआ माना जाता है। इसने ये नहीं पूछा कि कब कम्युनिकेशन हुआ माना जाता है, चलो लिख दिया, कोई बात नहीं, चलता है। इट मे बी कम्युनिकेटेड इधर बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन, और मे बी इन्फर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। उस मतलब बोल के, लिख के, या उसके इंप्लाइड में होता है ना कंडक्ट ऑफ द पार्टी, उससे हो सकता है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब यहां से आंसर लिखा है इसने इफ मे बी, और उसने डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पुट किया है कि पोस्ट से कब कम्युनिकेट माना। तो आप ये स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि बाय पोस्ट, बाय वर्ड, बाय स्पोकन, बाय उसके एक्ट से कम्युनिकेशन हो सकता है। अब बाय पोस्ट में यहां से लिखा इट मे बी पोस्ट, इट मेड बाय पोस्ट, इट विल कंप्लीटेड व्हेन द लेटर कंटेनिंग ऑफर रीच द इंटेंडेड पर्सन। उस पर्सन के पास क्या हो जाए, पहुंच जाए, जब कम्युनिकेशन हुआ माना। जैसे लेटर पहुंचा, पोस्टमैन ने दिया, उससे साइन, मान लो स्पीड पोस्ट साइन कराए, वो लेटर पहुंच गया, तो कम्युनिकेशन हुआ माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब हुआ माना जाएगा। मैंने कहा था दो, क्या कहा था, दो। कब कंप्लीट हो गए, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब प्रपोजर के अगेंस्ट कब माना जाएगा, जैसे ही वो उसके हो गया ना। और दूसरा क्या, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस। आगे बात सुनिए। अब भाई साहब क्या कहता है, इफ सेंड बाय पोस्ट इज कंप्लीट, तो वही बात लिखेगा, टेंशन मत लेना। तो नॉर्मल लोकेश नॉर्मल बोला कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब होता है, प्रपोजर के अगेंस्ट जब वो कम्युनिकेट कर देगा, एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट जब उसके आगे बात समझ में। रिवोकेशन का अलग पॉइंट, मतलब इस कम्युनिकेशन वाले में कितने पॉइंट है, तीन। कम्युनिकेशन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में दो, और फिर रिवोकेशन। दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब ये सर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया। फिर दोबारा कहता है इफ सेंड बाय पोस्ट, आपको डायरेक्ट ये लिखना था, उसने पोस्ट से तो पूछा है, समझाएगी। वही पॉइंट दोबारा लिख दिया, इफ सेंड बाय पोस्ट, तो वही सेम लिखा है इसने, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बस वहां पर पोस्ट वर्ड आ गया। व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, वो जैसे कंट्रोल से बाहर हो गया पोस्टेड करते के साथ, बोलो बात समझ आई नहीं। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीच द प्रपोजर, आप सीधे ये दो लिखते। उसने पहले जर्नल लिखा, फिर लेटर का लिखा, वो डाउट है तो बोल दो किसी को। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द शॉर्ट नोट और मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। कहते हैं एक्सेप्टेंस के क्या निकालो, लिखो मोड लिखो।
देखो ये क्वेश्चन है ना, बुक में कहीं पे भी नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसने लिख दिया, आंसर भी लिख दिया कि एक्सेप्टेंस के क्या है मोड, तरीके। बेटा देखो, एक्सेप्टेंस लेटर से दी जा सकती है, टेलीग्राफिकली दी जा सकती है, फैक्स करके दी जा सकती है, मेल करके दी जा सकती है, बाय माउथ दी जा सकती है। ये है एक्चुअल में तो, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कहीं पर ना तो आया हुआ है, ना कहीं बुक के अंदर है, ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। इसने जो लिखा वो बता देता हूं, तो आप इसको रीड करके छोड़ सकते हो। देखो बाद में दिक्कत आएगी, जो है उसको हल्का सा क्रॉस लगा लेना, आपको पता होना चाहिए भाई ये मेरे को नहीं पढ़ना, बाद में मेरे को दिमाग खराब नहीं करना इसके ऊपर। अब मैं समझा देता हूं ये मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। कहता है कि कोई व्यक्ति ना एक्ट के द्वारा दे सकता है। एक्ट का मतलब समझते हो, एक्सप्रेशन, जैसे कि है ना, जैसे ठीक है, बाय एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर रिटन और ओरल, बोलो दे सकता है बोल के या लिख के, ठीक है। कहता है दूसरा, कहता है बाय ओमिशन टू डू समथिंग विच इज कन्वे बाय कंडक्ट। कहता है उसने बाय ओमिशन टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने का वो भूल गया, और उसके भूलने से ऐसा कन्वे हो रहा है उसके आचरण से कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी। समझना मेरी बात को, बाय ओमिशन टू डू समथिंग विच इज कन्वे बाय कंडक्ट, विच कन्वे बाय कंडक्ट। मान लीजिए उसने वो कुछ भूल गया, भूलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है किसको, प्रपोजर को, कि ये क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझ आ गया, तो उसने ये कहा कि अगर आप मेरा हाउस बनाना चाहते हो तो सुबह मेरी साइट पर आ जाना, सुबह मेरी साइट पर आ जाना। अब क्या हुआ, उसने कहा काम तो करना नहीं मेरे को, उसने साइट पे आके थोड़ा चेकिंग करना स्टार्ट हो गया, तो वो गलती से आया साइट पर, और उसने क्या किया, चेक वगैरह किया, और उसने क्या कहा था, अब उसके आचरण से उसको क्या लग रहा है कि भाई ये आया है, तो फिर समझ रहे हो मेरी बात को। तो उस तरीके से अपने क्या, उसके कंडक्ट से क्या मान सकते हैं कि वो एक्सेप्टेंस देना चाहता है। और अगला कहता है और बाय फॉरबिडेंस ऑन पार्ट ऑफ वन पार्टी टू कन्वे हिज हर विलिंगनेस। समझते हो फॉरबिडेंस का मतलब, समझते हो फॉरबिडेंस का मतलब होता है कि सहन करना किसी चीज को, वैसे तो जीएसटी में बढ़ाता है फॉरबिडेंस, ठीक है। जैसे पड़ोस में मकान बन रहा है और कोई बिल्डिंग बन रही है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ये केस आया हुआ था, और पड़ोसियों को से टक 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 सारा दिन परेशान हो रहा है, तो फॉरबिडेंस वो कहता है भाई साहब वालों क्या ये दिक्कत है, हम कंप्लेंट करेंगे, रात को नहीं सोने देते, दिन में काम करते। उसने 50,000 रुपये दे दिए, कहता ठीक है। तो वो 50,000 रुपये से सहन करने के लिए, इस आवाज को सहन करने के लिए पैसे लिए, तो उस पर भी जीएसटी है, टेंशन मत लेना। आई मेरी बात समझ में चलिएगा। एनीवे केस आया हुआ बेटा, तो कहता है प्लीज बाय फॉरबिडेंस ऑन पार्ट ऑफ वन पार्टी टू कन्वे हिज, मतलब उससे अपनी विलिंगनेस को वो उसको करता है, तो भी अपने क्या मानेंगे कि। और तीसरा कहता है बाय कंडक्ट, कन्वेइंग एक्सेप्टेंस बाय हिज हर कंडक्ट, और अपने कंडक्ट से देता है। जैसे बस रुकी और बस में वो बैठ गया, तो उसने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। अब वो कहता है भाई जी किराया, कहता अच्छा किराया लेते हो क्या, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने सोचा वो बाबा वाली चल रही है, फ्री वाली। तो ठीक है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, बस छोड़ दो, सही नहीं। आपसे मोड पूछा तो मोड आप लिख सकते हो वो वाले, बाय मेल, बाय फैक्स, बाय टेलीग्राफिकली, बाय रिटर्न, बाय पोस्ट। समझ में आ गई मेरी बात, इसे लिख दिया। चलो 15 नंबर देखो, ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं है। इसने कहा है कि डिस्क्राइब स्पेशल कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखो वो क्वेश्चन है जो कभी नहीं आए हुए, मतलब 1997 से लेकर अभी तक कभी नहीं आए हुए। ये था स्पेशल कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन, सुनना बता देता हूं। सिचुएशन वेयर एग्रीमेंट एंटेड हैविंग स्पेशल कंडीशन विच आर कन्वे एंड एक्सेप्टेड टैसिटली। समझते हो इसका मतलब, समझ आया, और विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। ये क्वेश्चन एक बार रीड करो आप, अभी बताता हूँ, भूल गए होंगे पुराना। ये डाउट किसका था वैसे, सबका ही था। पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ वर्डिंग अजीब सी है, मैं समझा देता हूँ। पानी ले आएगा बेटा, बेटा बेटा जी, मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है, परेशान करने के लिए नहीं बोला। प्लीज पूरा रीड करोगे।
डिस्क्राइब द स्पेशल कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन, सिचुएशन वेयर एग्रीमेंट एंटर्ड हैविंग स्पेशल कंडीशन which are conveyed and accepted tacitly or without even realizing it. tacitly का मतलब क्या होता है? सर बिना मतलब कुछ बताए कि जैसे रेलवे में है तो उसकी टिकट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल वही, मतलब क्या होता है कि साइलेंटली आप उस चीज को क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? चुप रह के, मौन रह के, एक्चुअल में ये मतलब होता है बिना बोले, बिना बोले बोल दो, मतलब वो वही बात हो गई बेटा, बिना बोले बोलने के बराबर माना जाएगा। आपकी बात भी गलत नहीं है, बस एक टैसिटली का मीनिंग अगर एग्जैक्टली कहोगे तो चुप रहना होता है भाई, साइलेंस, साइलेंस, बिल्कुल ठीक है। आगे बात सुनिए, कहता वेयर एग्रीमेंट एंटर्ड हैविंग स्पेशल कंडीशन, कहता एग्रीमेंट में क्या है बेटा, स्पेशल कंडीशन है, विच आर कन्वेड एंड एक्सेप्टेड, जो बता दी गई है, कन्वे का मतलब समझते हो, बताना होता है, कन्वे कर दी गई है और एक्सेप्ट कर ली गई है चुपचाप, चुप रह के। उसने बोला, जैसे होटल में जाते हो आप कहोगे ये लो भाई साहब क्या रूम चार्ज क्या है, 1000। तो अच्छा, चेकआउट का टाइम क्या है, कहता 12 बजे। चार्जेस पूछ लिया, ठीक है कर लो, एंट्री कर देता हूँ। इसका मतलब उसने कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब 1000 रुपये एक्सेप्ट कर रहा है वो, और चेकआउट के लिए पूछा उसने, कुछ बराबर में जवाब नहीं दिया, तो 12 बजे का मान रहा है वो। फिर उसने कहा ओके, फिर उसने कहा लो भाई साहब जो भी आप घूमने जाओगे, कहना हाँ जी, कहता रूम में कोई प्रीशियस चीज होगी तो उसकी गारंटी होटल की नहीं है, तो भी वो अपना सामान उठा के रूम में चला गया। इसका मतलब क्या, यही चीज है स्पेशल कंडीशन। इसने एग्जाम्पल रेलवे का लिख दिया, बस मैंने आपको किसका दे दिया, होटल का, ताकि 2 एग्जाम्पल हो जाए। समझा गई मेरी बात? अब सुनना, which are convey accepted tacitly और without even realizing it, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की उसने, कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी रिलाइज नहीं किया, चलो ओके ठीक है जी। कहता है अब ये होता है स्पेशल कंडीशन। अब उसमें नीचे क्या दिया उसने, एग्जाम्पल, इफ ए पैसेंजर रिसीव ए रेलवे टिकट विद द वर्ड्स प्रिंटेड, दिस टिकट इज यूज्ड सब्जेक्ट टू द नोटिस। समझा क्या, रेगुलेशन एंड कंडीशन इन द करंट टाइम टेबल ऑफ द रेलवे, he is bound to accept the terms and condition whether he has read terms or not। मतलब रेलवे ने कोई टिकट दी मान लीजिए, और उस टिकट का यूज करने का टाइम है 10 से 2 की ट्रेन के लिए जाएगा सिर्फ वो, मान लो फॉर एग्जांपल वो टिकट जो है वो 2 बजे की ट्रेन के लिए है फॉर एग्जांपल। अब वो 2 बजे की ट्रेन में ना जाके और वो उसी दिन 5 वाली ट्रेन में जा रहा है, टाइम टेबल 2 वाला था बेटा, टिकट भी 2 बजे वाली थी, तो अब उसने कुछ बोला नहीं, टिकट पे साफ लिखा हुआ था कि ये इस टिकट जो अंबाला इंटरसिटी जाएगी उसके लिए मान लो एग्जांपल है वैलिड है, आपने पढ़ी नहीं, फिर आप कहते हो जी मेरे को तो पता ही नहीं था, बोलो ये कह सकते हो नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो वो स्पेसिकली स्पेशल कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन है भाई, आपकी गलती है वो आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसने तो चुपचाप आपको क्या कर दी, कन्वे कर दी उसने वो चीज। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? If no reasonable notice on the face of document contains special condition, then acceptor will not incur any contractual obligation। अगर वो टिकट में नहीं लिखा हुआ कि स्पेशल 2 बजे वाली ट्रेन की टिकट है, तो उस केस में फिर उसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। अगर उस पर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन किया हुआ है, साइलेंटली किया हो चाहे, तो कम्युनिकेशन हुआ माना जाएगा। ये आपकी गलती कि आपने उसको क्या नहीं किया, रीड नहीं। अब जैसे आप टिकट बुक कराते हो तुषार, उसकी बुक करा के आप कैंसिल करते हो तो आपको पता है कितना पैसा मिलता है, 50%, या है सेम डे करते हो तो 25%, 1 घंटे पहले करते हो तो कुछ नहीं मिलता। तो वो सब टर्म्स और कंडीशन आप नीचे टिक करके एक्सेप्ट करके फटाफट टिकट बुक कर लेते हो, वो सब लिखा होता है उसमें, आपने रीड नहीं किया। अब बाद में कहते हो ये क्या मतलब हुआ, मैंने अभी बुक की थी 5 मिनट बाद मैं टिकट कैंसिल कर रहा हूँ, 50% रिफंड क्यों मिल रहा है, मेरे को 100% मिलना चाहिए। कहता भैया नोटिस में लिखा टर्म्स एंड कंडीशन, कहता मैंने रीड नहीं की, वो तो आपकी गलती है, स्पेशल कंडीशन में डाला हुआ था हमने सारा का सारा। बोलो बात समझ आए, क्लियर हो गया सब? ये दिया। चलिए ये क्वेश्चन कितने हो गए अपने, 15 हो गए ना। ये भाई पेज नंबर 2.14 का अपना सारा कार्यक्रम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब मैं सीक्वेंस में जाऊंगा, उसके बाद 2.14 के बाद आप आ जाओ 2.17 पे आ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन। What do you mean by lapse of offer and which way there can be lapse of offer? बिल्कुल इजी है भाई साहब, ये तो किसका डाउट था ये?
है? हाँ दिल बोल बेटा, ये अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। What do you mean by lapse of offer and which way there can be lapse of offer? मतलब कब ये माना जाएगा कि ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया, लैप्स हो गया। सुन बेटा, इट मीन्स एंड एन ऑफर, ऑफर का जो टाइम था वो टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। जैसे उसने कहा कि अगर आपका मन हो तो मेरे को 15 जुलाई तक बता देना, और आपने 15 जुलाई तक किसी पार्टी ने आगे एक्सेप्टेंस दी नहीं, तो ऑफर क्या हो गया, खत्म। ठीक है, अपने सेल वेल नहीं आती अमेजोन पे, इन पे सब पे, तो वो हाँ उसके अगले दिन आते भैया एक के साथ एक फ्री खत्म, भैया ऑफर खत्म हो गया, तो भैया यार देख लो कुछ हो सकता है, भैया पीछे से कंपनी देती है, कुछ नहीं हो सकता। आई बात सुनो, इट मीन्स एन एंड एन ऑफर, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बिफोर इट लैप्स। कहता ऑफर आपको कब एक्सेप्ट करना चाहिए, लैप्स होने से पहले। अगर ऑफर क्या हो चुका, लैप्स हो चुका, फिर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ठीक है, अब कहता है ऑफर में लैप्स इन द फॉलोइंग वे। अब ऑफर लैप्स जनरल पॉइंट बता दी ऊपर थोड़े से। अब कहता है ऑफर लैप्स कब किस किस तरीके से हो सकता है। चलो भाई, पहला वो कि उसने ऑफर दिया था और उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले उसने रिवोक कर लिया, वापस ले लिया। दूसरा क्या बेटा, टाइम लैप्स हो गया, 15 जुलाई खत्म होगी भाई। ठीक है, थर्ड क्या है, उसने जो कंडीशन लगाई थी कि अगर तेरे को एक्सेप्ट है, जो मतलब मैं अपनी कार तेरे को बेच दूंगा, तू अपना बुलेट मेरे को सेल कर दे, याद है? ऑफर में क्या लगा दी उसने, कंडीशन, और उसने वो कंडीशन क्या नहीं की बेटा, पूरी नहीं की। सक्षम कंडीशन क्या नहीं की, पूरी। और या उसने कहा कि अगर तेरे यस हो तो मेरे को बाय पोस्ट बताना तू, और उसने टेलीफोन पे बताया, याद है, सब कुछ बताया उसने। तो उसने वो कंडीशन क्या नहीं की बेटा, पूरी नहीं की। हाँ बेटा, कौन सा, बताओ भाई। थर्ड हो गया, बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट। क्या मतलब हुआ, जो कंडीशन लगाई थी बेटा, तू वर्ड के पीछे मत पढ़ा कर, देख अगर तेरे पूरा लिख दिया करो ना आप, हाँ बस। बाय डेथ और इंसेंटिव ऑफ द ऑफरर, पता आपको क्या हुआ, बताओ। और दूसरा क्या, और बाद में वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर। समझ आ गई मेरे, वही लिखा है। मतलब ऑफर रखा था, जिसने ऑफर रखा वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बाय काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी, काउंटर ऑफर समझ गया, पता है, उसने ऑफर रखा, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा अपनी कार 1 लाख में सेल कर दे, अब उसने कहा मैं अपनी कार 1 लाख में दे दूंगा, लेकिन तू अपनी बाइक मेरे को 20,000 में दे। मतलब उसने काउंटर ऑफर कर दिया, भाई तू बाइक देगा तो कार दूंगा, फिर एक्सेप्ट, वो तो काउंटर ऑफर हो गया। बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर एंड प्रेस्क्राइब्ड मोड, जो मोड डिसाइड किया था उस मोड से नहीं दिया, बाय मेल बाय पोस्ट जो भी कहा था उस मोड से नहीं दिया। बाय रिजेक्शन ऑफर बाय द ऑफरी, ऑफरी ने क्या कर दिया बेटा, उसको रिजेक्ट कर दिया। बाय चेंज इन लॉ, सरकार का लॉ में चेंज हो गया, उन्होंने प्लास्टिक की थैली बनाने का बिजनेस का ऑफर रखा था और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, कोई नहीं बनाएगा, इलीगल हो गया, हो गया। चलिए उसके बाद 2.17 के बाद आ जाइए आप पेज नंबर 2.18 पर, और ये डाउट लोकेश के 100% मेरे को ध्यान है। हाँ नहीं नहीं इकट्ठे नहीं, मेरे को याद है। 2.18 पे आ जाओ बेटा, उसमें मई फर्स्ट का पहले ट्रू फॉल्स वाले डाउट है इसके। ये मई फर्स्ट में बेटा वही है, स्टेट विद द रीजन फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ये बताने की ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। देखिए बेटा, if the offeree does not accept the offer according to the mode prescribed by the offerer, the offer does not lapse automatically। करेक्ट है ये बात भाई, उसने कहा कि इस तरीके से मेरे को एक्सेप्टेंस देना, और उसने उस तरीके से नहीं दी। ठीक है, अब सुनो, नहीं दी तो अब डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑफरर के ऊपर, कि वो कहेगी भाई साहब मैं एक्सेप्ट नहीं करता, जिस तरीके से मैंने बोला था उस तरीके से आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी। अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब वो दूसरे मोड से एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, रेडी है, ये लिखा हुआ है इसके। अब आपको कहा कि मैं बेटा टेस्ट है आपका सैटरडे को 10 से 12, ठीक है, आपने कहा मैंने 10 से 12 टेस्ट लिया, आपने टेस्ट में से मेल मंगवा लिया, आपने घर पे टेस्ट करके मेरे को भेजा और मैंने उसको चेक भी कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। आपने फोटो भेजी,
मैंने मैसेज देख के कोई रिप्लाई नहीं किया और ना ही आपका चेक करके दिया, इसका मतलब मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब कई बच्चे कहेंगे अच्छा यही हुआ था हमारे साथ, हाँ मैंने कोई जवाब नहीं दिया उसका आपको, तो इसका मतलब मैंने उस और मैंने चेक करके दे दिया आपको, वो क्या कर लिया एक्सेप्ट। बात समझ आएगी नहीं भाई, उसने मोड बदल दिया तो ऑफरर बताएगा कि मैं इस मोड को एक्सेप्ट करूंगा या नहीं, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। उसके बाद 1998 मई 1 का फर्स्ट पॉइंट, ये ट्रू फॉल्स है, ऊपर वाले हेडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, वही है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताओ। ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बिटवीन द पार्टी फ्रॉम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना सभी होते ही नहीं, सोशल फैमिलियर ये तो होते ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजियस ये तो होते ही नहीं है, पॉलिटिकल अब लोग देख कितना कितना भाषण दे रहे हैं, ऑल नहीं होते, सिर्फ समझिए जिसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो वही कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं, सभी चीजें कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। चलिए हो गई ये, चलिए उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 2.18 के सभी डाउट हो चुके हैं। उसके बाद 2.19 पे आ जाइए, 2.19 पे 1999 1999 में मई 1 का वही ट्रू फॉल्स है, whether the mode of acceptance is prescribed in the proposal it need not accept in that manner, ना गलत, उसी मैनर से एक्सेप्ट करना जरूरी है। बात समझ आएगी? ये डाउट किसका था? आपका था। वेदर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड, एक्सेप्टेंस का मोड क्या कर दिया? प्रेस्क्राइब कर दिया। द प्रपोजल इट नीड नॉट बी एक्सेप्टेंस इन दैट मैनर, कहता जो मैंने बताया उस मैनर से ना, ऐसे कैसे नहीं, गलत समझ आएगा नहीं आएगा? रीजन इसमें लिखा ही हुआ है, कोई डाउट है किसी को? बोलो बेटा। उसके बाद 19 के बाद आ जाइए 2.20 2.20, उसमें 2001 मई 1 ये लो जी, ये नाम स्टेट विद रीजन इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ये तो लिखा ही हुआ। द प्रपोजल शुड ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। हाँ, और किसको करोगे? पड़ोसी को? सेकंड बता देंगे तो। ए टेंडर डज नॉट अमाउंट द ऑफर, बिल्कुल सही। टेंडर क्या होता है? इनवाइट करते भी एप्लीकेशन दो, आपको टेंडर मिलेगा। एक वो अटेम्प्ट टू टेंडर वो अलग था भाई साहब, ध्यान रखना। यहाँ पर टेंडर किस पर लिखा है? ए टेंडर डज नॉट अमाउंट एन ऑफर, एक टेंडर को ऑफर थोड़े मानते हैं। आपसे कहा कि मैंने एक मान लीजिए यूआईटी जो है या नगर पालिका है या नगर परिषद है, म्युनिसिपैलिटी एक रोड बनवाना चाह रही है, तो लोगों से क्या लेती है? पहले टेंडर लेती है, और जिसका कम रेट का टेंडर होता है उसको दे देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि नहीं देती? तो उसने वो कहता भाई साहब मैंने तो आपको ऑफर रखा था, अरे ऑफर नहीं, तेरे से टेंडर लिया था। मेरी बात समझे? तो ये कहता सभी जो टेंडर होते हैं ना, वो ए टेंडर डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। हाँ, एक टेंडर ऑफर होता ही नहीं है। हाँ, एक टेंडर ऑफर होता ही नहीं, बिल्कुल सही है बात, टेंडर ऑफर नहीं होता, ये लिखा हुआ है इसमें साफ साफ। ये देखो, ए टेंडर इज इन द सेम कैटेगरी एज ए कोटेशन ऑफ प्राइस, है ना? इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज मेयरली एन invitation to an offer. Whether a tender is approved is converted into standing offer. A contract arise only when an order is placed on the basis of the tender. वो था टेंडर परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, वहां बढ़ गया था, यहां सिर्फ टेंडर है बेटा। जागो मोहन प्यारे, सॉरी बेटा, बहुत दुविधा है। हाँ, पहला क्वेश्चन आएगा ट्रिपल। 2.20 तक हो गया बेटा। उसके बाद प्लीज बात नहीं करेगा कोई बच्चा। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब। 2.20 तक हो गए हैं, उसके बाद सीक्वेंस में चल रहे हैं अपने। उसके बाद नंबर आएगा 2.24 का 2.24, ये था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये इसने गलत लिखा हुआ है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी।
अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहता है रीड एज वॉइड एग्रीमेंट, कैसे रीड कर लूं तेरे कहने से, मैं लो में लिखा ही नहीं हुआ। कहता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को क्या पढ़ रहा हूं मैं, हाँ। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, जब आपने बीच में तो 2 लाइनें से लिखी है इसने कि जब किया उस टाइम तो पॉसिबल था और बाद में सीजीज हो गया, बंद हो गया, ऊपर प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। 9 लाख की जी की डेथ हो गई, बड़ा फेमस एग्जांपल हमारा सर्कमस्टांस। फिर बीच में पता नहीं ये कहां चला गया, कौन सी दुनिया में चला गया। काट दीजिए इसको, नोट्स में से पढ़ लीजिए इसको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, इसको काट दीजिए, क्योंकि तकलीफ बार बार नहीं होगी। मैं एक बार डाउट क्लियर कर रहा हूँ, नहीं पढ़ना बेटा इसको, हाँ एक बार ही पढ़ना, दोबारा पढ़ना नहीं। नेक्स्ट, नहीं एक ही बात है। नेक्स्ट देखो बेटा 2.24 तक हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2.26, 2.26। नवंबर 2 वाला है ये, तो बेटा नोट्स में सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं। किसका डाउट था ये, अगर है तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रूल रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के क्या बेटा रूल्स है, वो बुक इसमें तो इसने अपने हिसाब से लिख दिया, आपकी नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखा है, वहीं से रीड करो इसको। और एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बोलो बेटा। दूसरा क्या, कम्युनिकेशन टू ऑफर होना चाहिए, मोड जो प्रिस्क्राइब है उसे रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर उसके बोलने के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है तो उसके नहीं बोल, और ऑब्लिगेशन है और नहीं बोलता है तो उसके बराबर बोलना माना जाएगा। बाय कंडक्ट, उसके कंडक्ट से ये लगता है, ये सारे के सारे क्या थे बेटा, रूल थे एक्सेप्टेंस के ऊपर। अपने नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, बल्कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिखे हैं इससे ज्यादा। तुषार हो गया क्लियर है बेटा, डाउट इसमें कोई? ये मेरा नहीं था। चलो जिसका भी था, अरे कई बार होता नहीं समझ में आता, वो ये है कि बेटा एक्सेप्टेंस का रूल रिगार्ड रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफर के एक्सेप्टेंस के रूल क्या है, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, समझ रहे हो, कोई कंडीशन नहीं होनी, आता है सभी को, आ गया ये तो ठीक है। 2.26 उसके बाद आ जाइए बेटा 2.28 पर, 2.28 पर आ जाइए बेटा। देखो बढ़िया तरीके से हो गया टाइम से, नहीं तो मिस मैच हो जाता। 2.28 पे आ जाइए। 2.28 में नवंबर सुनो 2000 नवंबर का 6 सुनो, वैगरिंग एग्रीमेंट एंड कंटीजेंट एग्रीमेंट, नोट्स से पढ़ो, डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स में से कोई डिफरेंस ही पूछा ना इसने, डिफरेंस किस में लिखा हुआ है, नोट्स में। नोट्स वाले डिफरेंस में कोई डाउट है तो पूछ लो। थर्ड लाइन में इसका लिखा ना वाइल इन कंटीजेंट, वो समझा दो सर, क्या छोड़ दो, मैं डिफरेंस ही करना है बेटा। वेजरिंग और कंटीजेंट में क्या है डिफरेंस है। तो वेजरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर होते हैं, उसमें एक पार्टी को क्या होता है प्रॉफिट और एक पार्टी को क्या होता है लॉस। क्यों? क्योंकि उन दोनों का उस इवेंट को लेके जो ओपिनियन होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? हाँ। और उस पे वो क्या एक दूसरे को मनी देने का क्या करते हैं वादा। अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो कहता है इंडिया जीतेगा, दूसरा कहता है पाकिस्तान है, क्या लगी शर्त, दैट इज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यार बादल है बरसात होगी, कहता बरसात में क्या लगी शर्त, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब वो क्या है अनसर्टेन इवेंट है, बरसात होगी या नहीं होगी। अच्छा वो कहता होगी और वो कहता है नहीं होगी, तो दोनों पार्टियों का क्या बेटा ओपिनियन जो है वो क्या अलग अलग है। अच्छा जो भी हो, बरसात हो या ना हो, दोनों में से एक काम तो होगा, तो एक पार्टी को क्या होगा एक पार्टी को क्या होगा प्रॉफिट और दूसरी को क्या होगा बेटा, बात समझ आएगी। तो एक पार्टी को प्रॉफिट होगा और दूसरी को क्या होगा लॉस, दैट इज वेजरिंग। अब देखो वही लिखा हुआ है, वेजरिंग एग्रीमेंट इज ए प्रोमिस। अब कॉन्ट्रैक्ट ये इसलिए नहीं लिखा कि वेजरिंग वाला वैलिड नहीं होता, आपको समझ, इसलिए एग्रीमेंट लिख रहा है।
इज ए प्रोमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। ये लिख दी डेफिनेशन। अब इसमें क्या लिख दिया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हैपनिंग और आगे समझ में। ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ये वो डेफिनेशन लिखी है, समझाई हुई है मेरी आपको। किसी भी इवेंट के अगर होने या किसी इवेंट के अगर ना होने पर क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। आगे बेटा बात समझे। सेकंड, ए वेदरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होता है, एक ने प्रोमिस दिया फिर दूसरे ने प्रोमिस किया, सीक्वेंस में, समझा क्या। रेसिप्रोकल प्रोमिस व्हाइल ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिस। एक दूसरे को प्रोमिस करते हो, अगर मैं जीता मैं हारा तो मैं तेरे को दूंगा, तू हारा तो तू मेरे को पैसे देगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे आप दुकान वाले को पैसे देते हो, दुकान वाला आपको सामान देता है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोमिस। लेकिन वहां पर रेसिप्रोकल नहीं होता, वहां कोई इवेंट के अगर होने पे ही परफॉर्म किया जाएगा, नहीं तो परफॉर्म नहीं। और वेदरिंग में तो परफॉर्म होगा ही होगा, या तो वो देगा या वो देगा, दैट इज रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। समझा क्या, मतलब दोनों में से वो भी परफॉर्म करेगा, अगर वो हारा तो वो परफॉर्म करेगा, ये हारा तो ये परफॉर्म करेगा। लेकिन वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं, वहां पर मतलब इसमें वेदरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी क्या करेगी, अगर वो हारेगा तो वो परफॉर्म करेगा, देगा पैसे, और ये हारेगा तो ये परफॉर्म करेगा, दोनों पार्टियां परफॉर्म करेगी। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर वो इवेंट जो है, इसमें तो क्या प्रोटेक्शन है एक तरह की, कंटीजेंट में तो सुरक्षा प्रदान की गई है, अगर उसको कोई लॉस होता है उसकी भरपाई होगी, अगर नहीं होता तो परफॉर्म ही नहीं होगा, परफॉर्म ही नहीं होगा। फिर अगर सिर्फ सुख शांति से आगे तो क्या परफॉर्म होगा बताओ। लेकिन वहां तो परफॉर्म हो गया होगा, या तो बरसात होगी या बरसात नहीं होगी, किसी एक पार्टी को। तो वहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, यहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होते। इन ए वेदरिंग एग्रीमेंट द अनसर्टेन इवेंट इज द सोल डिटर्मिनेशन फैक्टर। कहता है वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सोल का मतलब होता है अकेला, बोलते सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इसका मतलब एक व्यक्ति का बिजनेस है। सोल डिटरमिनाइंग द फैक्टर, मतलब वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट करने का एक ही फैक्टर होता है, जो अनसर्टेन इवेंट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। While in a contingent contract the event is only collateral। इवेंट क्या होता है, कोलेटरल होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। मेन मुद्दा होता है प्रोटेक्शन का, लेकिन वो इवेंट उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और यहां उस फैक्टर के ऊपर ही होता है। समझा क्या, वो गुड्स आ रहा है, अब गुड्स रास्ते में खराब हो जाए, उससे रिस्क जुड़ा हुआ है ना उसमें, उस रिस्क को हमने क्या किया है, कवर किया है इंश्योरेंस करवा के। अगर वो शिप नहीं पहुंचा तो शिप इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, क्लेम देगी। मेरी बात समझेंगे आप। तो इसमें जो बेटा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट होते हैं वो उसके कोलेटरल होते हैं, जुड़े हुए होते हैं इससे। भाई गुड्स अमेरिका से इंडिया ला रहा था तो उसमें रिस्क है या नहीं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो रिस्क उससे जुड़ी हुई है ना, वो गुड्स लाता ना रिस्क उसमें जुड़ती, तो रिस्क जुड़ी हुई है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ तो मेन फैक्टर ही है, अनसर्टेन है, जो चीज सर्टेन है उसके लिए तो आप शर्त ही नहीं लगा सकते। समझाएंगे। फोर्थ, a weathering agreement is essential of a contingent nature, whereas contingent contract may not be an a weathering agreement is essentially of a contingent nature। अच्छा ठीक है, where a contingent contract may not be an contingent nature। अब देखो क्या लिखा है इस वर्डिंग में, आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना। देखो कंटीजेंट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, कंटीजेंट एसेट्स पड़ी है, कंटीजेंट लायबिलिटी पड़ी है। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, हो भी सकती है और, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेदरिंग एग्रीमेंट इज, वेदरिंग एग्रीमेंट में ये एसेंशियल होता है मेन, वो चीज क्या होनी चाहिए, कंटीजेंट होनी चाहिए, मतलब अनअनसर्टेन होनी चाहिए, हो भी सकती है और बरसात हो भी सकती है और इंडिया हार भी सकता है और जीत भी सकता है। तो वेदरिंग में ये हो गया, कंटीजेंट का मेन एसेंशियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटीजेंट का मेन एसेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा वेदरिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियलिटी ऑफ ए कंटीजेंट नेचर। अब यहां प्लीज कंटीजेंट वर्ड एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड क्या, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मत पढ़ लेना, कंटीजेंट नेचर होता है किसमें, वेदरिंग। वेयर एज
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी ऑफ ए कंटीजेंट नेचर। मतलब कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटीजेंट नेचर में हो भी सकता है, और मे बोला है, शेल नहीं बोला। मे का मतलब हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन वहां होना ही होना जरूरी है। समझ आ गई मेरी बात? फिफ्थ, ए वेदरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। ये सबको पता है, इसीलिए तो बार बार क्या लिख रहा है, एग्रीमेंट। कोई शर्त लगाना, कोई सट्टेबाजी, ये वैलिड है ही नहीं बेटा। ठीक है, ए वेदरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड व्हाइल ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये तो सबसे बड़ा है, सबसे पहले लिखना चाहिए इसको। ठीक है जी। उसके बाद इन वेदरिंग एग्रीमेंट द पार्टी हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट। कहता कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट मैटर में, सिर्फ एक पार्टी हारेगी और एक पार्टी जीतेगी, बस, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। विनिंग और लूजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द वेजर। इन अदर वर्ड्स ए वेजर इज ए गेम ऑफ ए चांस। हारने या जीतने का क्या होता है, चांस। कैसीनो खेलते हैं उसमें भी हार जीत हुई, चांस है। बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई चांस या गेम नहीं होता बेटा, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अब आपको एक ही डाउट आ सकता है, जहां तक मेरे को समझ में आता है, आपको इस पॉइंट में दिक्कत हो सकती है, फोर्थ वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा है। तो कोई बात नहीं, 6 हैं, 5 तो आते हैं। पॉजिटिव सोचने के तरीके होते हैं बेटा, और कई होते हैं नेगेटिव। ये नहीं होता, ऐसा मत सोचना मैं बहुत बोगी हूँ, मैं नेगेटिव ज्यादा सोचता हूँ, पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं सोचना। अब इसको दोबारा बता देता हूँ, इसमें वर्डिंग ही ऐसी है बेटा। आप देखो, वेदरिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियल टी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आप देखो उसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, कंटीजेंट, और इसने कंटीजेंट पे डिफरेंस बना दिया, तो आपको लगता है ये कंटीजेंट क्या हो गया। अब मेरी बात सुनो, कहता बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बोलो कंटीजेंसी है या नहीं। तो इस सेंस में यूज किया उसने कंटीजेंसी, इस सेंस में क्या यूज किया है, कंटीजेंसी। मैंने कुछ क्या है, वो पीछे वाले हंस रहे हैं, मैं उनको चुप करा रहा हूं बेटा, हंसो मत प्लीज क्लास में। ठीक है, तो बरसात हो सकती है, कहते कंटीजेंसी है। पैसे डूब सकते हैं, कहते कंटीजेंसी है, डाउटफुल है, आ भी सकते हैं और नहीं। ये इस सेंस में कंटीजेंसी वर्ड यूज किया। आप कंटीजेंसी की जगह डाउटफुल लगा सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये दोबारा पढ़ो, ए वेदरिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियली ऑफ ए कंटीजेंट नेचर। कहता है कि वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है ना, वो उसका मुख्य एसेंशियली होता है कि वो कंटीजेंट होता है नेचर में, संदिग्ध होता है, मतलब हो भी सकता है और ये बिल्कुल सही है बात, बोलो बेटा। वेयर एज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या बेटा, में नोट भी है ना कंटीजेंट नेचर। अब सिंपल सा है यार, शिप है, शिप आ रहा है मान लो, ठीक है, कहता है अगर मेरा शिप आ गया तो मैं आपको कुछ दे दूंगा, तो शिप आ गया हैपनिंग, तो शिप कहता है कोई दिक्कत नहीं है, शिप तो आई गया, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, पहुंच ही जाएगा। उसमें कंटीजेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। मेरी बात समझेंगे? लेकिन उसमें तो मेन मुद्दा ही क्या है भाई, कहता शिप बिल्कुल, शिप जो है बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, 100% आएगा ही आएगा, कोई भी ऐसा चांस नहीं है जिसमें कोई दिक्कत हो। कंटीजेंसी नहीं भी है, वो सिर्फ अपने क्या करते हैं, एक सुरक्षा के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हीकल को मेरे को लॉस हो गया तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, समझ लो। लेकिन उसमें मेन एसेंशियल है क्या, कंटीजेंसी। हाँ बेटा, कंटीजेंसी हुई नहीं तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। क्या बेटा, कंटीजेंसी मेरी बात नहीं समझे आप। इसमें मैंने ये कहा, ये थोड़ा कहा कि नहीं हो सकती, ये देखो वर्ड देखो ना, आप डिफरेंस बनाया इसने। अब आप कहते हो जी ये डिफरेंस सही नहीं, काट दो भाई। ये मेरी बात को समझो प्लीज, ये क्या कहता है, ये देखो मे नोट भी कंटीजेंट नेचर, कहता है वो कंटीजेंट नेचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और लेकिन वहां पर जो इसने लिखा है एसेंशियली इज कंटीजेंट नेचर, वहां पर 101% कंटीजेंसी रहेगी रहेगी। वहां अब वो नेगेटिव सेंस में भी तो होता है बेटा, किसमें होता है, नेगेटिव सेंस में भी होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर वैसे यहाँ पे गूगल में कॉन्टिनेंट की जगह लिखा होगा, कहाँ पे? किसमें? नो पी ऑफ के बाद ए वैगरिंग, देखो बेटा आप वर्ड कोई भी चेंज कर सकते हो। ए वैगरिंग एग्रीमेंट एसेंशियली ऑफ
contingent nature, उसके बाद whereas a wagering contingent contract may not be wagering in nature. देखो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मेरी बात समझना प्लीज, सुनो आप सही हो, आपकी बात भी भाई इसने डिफरेंस लिखा है। अब ये 6 है, इसके अलावा आप खुद भी डिफरेंस बना सकते हो। मैं बताऊं आपको डिफरेंस इसके अलावा क्या बन सकते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट, वेजिंग डिफाइन ही नहीं, लो के अंदर लिखा ही नहीं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? दूसरा, वेदरिंग किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे हो सकता है, कंटीजेंट लीगल सब्जेक्ट मैटर पे हो सकता है। कितने भी डिफरेंस बना लो यार आप, बताओ जो लीगल चीज है उसी पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तुषार कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसके ऊपर आप कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। अच्छा, जो इलीगल चीज है उस पर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। बट इलीगल एग्रीमेंट इलीगल होता है, ये सट्टा बुक ये सब क्या है, इलीगल है बेटा। और वेजरिंग होता है, तो सब्जेक्ट मैटर उसमें क्या होता है, लीगल होता है, और उसमें सब्जेक्ट मतलब डिफरेंस बनाना है आपको बेटा। अब उसने 6 लिख दिए, वही छोड़ना है। ये जो इसने बताया ये भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बट मैं इसको इंटरप्रेटेड किसी और मीनिंग में कर रहा था बेटा। उसमें कंटीजेंटी एसेंशियली है 100% होगी, और उसमें कंटीजेंसी नहीं भी है तो भी वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कराता है, इंश्योरेंस करवाता है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा के बैठा हूं। समझ रहे मेरी बात? समझो, लेकिन उसमें मेन एसेंशियल पार्ट होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख लो भाई, ये भी बिल्कुल सही डिफरेंस है, कोई गलत नहीं है कि वेजिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियली ए कंटीजेंट नेचर वेयर एज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी ऑफ ए वेजिंग नेचर। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये लो, एक इसने बच्ची ने बता दिया, ये भी सही है। दूसरा, ये डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है। दूसरा, ये लीगल पे होगा और वेजरिंग किसी भी पे हो सकता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे बाइंड होगा, लीगल टर्मोलॉजी पे, और वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। क्लियर है? ये लिख लो, ये सही है वेजरिंग नेचर, ये लिख लो भाई। हाँ, हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। तो किस ये कर ले भाई, वेजरिंग नेचर, ये भी सही है बिल्कुल। आगे बात समझे? उसके बाद कौन सा था, कौन सा रह गया? इससे अगले बेटा अभी करा रहा हूं, एक मिनट रुको। 27 पे 2.27 2 पॉइंट्स था, इस तो मेरे पास रहेगा कैसे? मैं करवा दूंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे पास थे ये देखो, ये आपको यकीन नहीं होता तो देखो। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो लीगल भी होता है। लिखवाया तो कहाँ पे बेटा? 1997 में। सर वो 2.28 के साथ है। हाँ, पेज नंबर देख रहा हूँ ना मैं, 2.28 पे लिखा है, वो 2.27 पे है। क्या कहते बेटा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो लीगल भी होता है। हाँ बिल्कुल, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखो वर्ड क्या जुड़ा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। और आप कॉन्ट्रैक्ट होता है किसका है, लीगल चीजों का है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं उसके। इलीगल का तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। पर जैसे अगर बात करें कि अब एक मिनट सुनो, इवेंट है तो इलीगल चीज है, उस पे नहीं हो सकता। इलीगल चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो फिर अगर तो इसको मार पाया तो मैं तेरे को 2 लाख दूंगा। इन्फोर्सेबल नहीं होगा उससे, लोग हाँ, इन्फोर्सेबल नहीं होगा, बिल्कुल सही है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लास्ट पॉइंट 1997 मई 4, ये वाला बेटा, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। हाँ बेटा बोल। अब बोले वॉइड एग्रीमेंट सबको पता ही है, ठीक है, और आगे क्या लिखा है, इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं हमेशा, इलीगल क्या हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट ही नहीं। एक मिनट, मेरी बात सुनो, वॉइड एग्रीमेंट लिखा है। अब मेरी बात सुनना, जो वॉइड एग्रीमेंट होता है ना, तो आपका कहना ये होगा, मैं वॉइड एग्रीमेंट भी स्टार्टिंग से क्या होता है, वॉइड होता है, ये बोलना चाहेगा तू।
पहले तो ये बताओ वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है? भाई साहब लोकेश बताएगा प्लीज। है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे आपने किसी ने मान लीजिए माइनर के साथ कॉन्टेक्ट किया, तो वहां पर पता है क्या लिखा हुआ है? वॉइड अब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही क्या है? void। ठीक है, अब इसमें लिखा वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, ये सारे पढ़ लिया आपने। वॉइड अब इनिशियो के लिए लिखा है इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बट सम टाइम, ये देखो वर्ड क्या लिखा है इसमें। मैं तेरी बात सही है बिल्कुल कि वॉइड एग्रीमेंट भी वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, मना नहीं कर रहा ये, लेकिन सम टाइम वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट, सम टाइम वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट, सम टाइम ए वैलिड बट सम टाइम वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट। सम टाइम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बी सब्सिक्वेंटली वॉइड, एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में भी अप्लाई। इसको लिखा, कोई कॉन्ट्रैक्ट जब किया, प्लीज सुनना, जब कॉन्ट्रैक्ट हमने किया तब तो वो क्या था? वैलिड था, वैलिड था, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब कोई ऐसी इवेंट अक्कर हुआ, सुपरवेनिंग इवेंट, कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, तो अपने क्या बोलते हैं उसको? वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। लेकिन वो अब देखा जाए तो वॉइड हो गया, तो जो चीज वॉइड हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है, तो उसी को वो क्या बोलता है? वॉइड एग्रीमेंट है बेटा। अरे वो तो लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, लेकिन ये बता रहा है कि अब वो वॉइड वॉइड एग्रीमेंट भी हो गया ना, तो वॉइड एग्रीमेंट क्या, ये उसी सेंस में लिख रहा है कि वॉइड एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो। तो कुछ केसेस के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो क्या था? वैलिड था, और जब कॉन्ट्रैक्ट आगे चला तो वो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो वो वॉइड हो गया। अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब बताओ वो क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही गया, फिर वो साथ के साथ क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट। समझा? तो उसको वॉइड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो उस केसेस के अंदर वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं था, लेकिन बाद में हुआ है। लेकिन इलीगल तो 100% जब आप बनाओगे उसी दिन से होगा, इसलिए उसने हमेशा सम टाइम, मतलब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ जी बेटा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ कोलेटरल ट्रांजैक्शन। कोलेटरल का मतलब उससे जुड़ी हुई। अब देखो वॉइड, मैं बता देता हूँ, ये तो बिना पढ़ी, वॉइड एग्रीमेंट के साथ जो होती है वो वैलिड भी हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है, लेकिन इलीगल के साथ जुड़ी हुई हमेशा क्या होंगी? वॉइड के साथ। बताओ भाई वैलिड कैसे हो सकती है? मैंने किसी से 50,000 रुपए लिए बिजनेस करने के लिए, सुना ध्यान से, उधार लिए मैंने 50,000, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। ठीक है, या मैं किसी, चलो सेम एग्जांपल देता हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था कहीं पे, ठीक है, मैंने जाके, मान लीजिए कोई फेयर लगा हुआ था, ट्रेड फेयर, मेला लगा हुआ था, वहां पे मैंने अपने स्टॉल बुक की, वहां पर अपने गुड्स की, भाई लोगों को बताएंगे इसके बारे में, मेरे गुड्स बिकेंगे। आप ऑटो पे अपने गुड्स रख के लेंगे, ठीक है, वहां पर जाके पता लगा कि कलेक्टर साहब ने परमिशन नहीं दी, इसलिए फेयर जो है वो कैंसिल हो गया। ऑटो वाले को पैसे दोगे आप? वैलिड है, कोई गलत तो नहीं किया उसने। और वो कॉन्टेक्ट भी क्या, जो आपने मेले वालों के साथ किया था वो तो सिचुएशन सर्कमस्टांस में क्या हो गया? चेंज आ गया, तो इसलिए वॉइड हो गया। आप ऑटो वाले को पैसे दोगे, वो कॉन्टेक्ट जो गुड्स लाने के थे वो क्या है? वैलिड है, पैसे दोगे, ठीक है। अब वो शाम को चोरी करने गए, उसी ऑटो वाले को लेके, उसी ऑटो वाले को, ठीक है, अब वहां चोरी का सामान लेके आए या नहीं लेके आए, अब वो उससे जुड़ा सेम एग्जांपल दिया जानबूझ के, अब वो भी इलीगल माना जाएगा बेटा। इसलिए कि वर्ड, उसमें वर्ड हो गया, लेकिन उससे जुड़ा हुआ वो वैलिड हो सकता है, लेकिन वो इलीगल वाला तो हमेशा इलीगल ही रहेगा। अगर ऑटो वाले को पता ही ना होता तो बेटा वो कोर्ट डिसाइड करेगा फिर कि पता था या नहीं पता। रात को 12 बजे आराम से, अगर नहीं पता हो तो वैलिड होता है। तो वो तो प्रूव करेगा ना जी, वहां पे पता लगेगा, फिर उसको प्रूव वैलिड क्या हो जाएगा, उसको छूट मिल जाएगी, वो चला जाएगा उसको। वैलिड हो सकता है। क्या बेटा? इलीगल के साथ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। नहीं,
void होगा, void होगा। उसको कोर्ट वो अगर अप्रूव कर देता है कि मेरे को नहीं पता था तो उसको माफी मिल जाएगी, उसको छूट, उसको जेल नहीं होगी, वो सब है। उस टाइम वो ये थोड़ा सोचेगा 50 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उस टाइम तो ये सोचेगा वो मेरे को छोड़ दे, कमाल करता है बेटा। नेक्स्ट बेटा देखिए 2.29 निकालो बेटा। 1997 नवंबर 2 काउंटर ऑफर टू एन ऑफर लेफ्ट द ऑफर। सुनना बेटा, बिल्कुल सही है ये। काउंटर ऑफर, अगर कोई काउंटर ऑफर कर देता है तो पहले वाला ऑफर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बोलो सही है कि नहीं? लैंग्वेज वैसे लिखी हुई है बस। अगर आपने किसी को ऑफर रखा और उसने बराबर में आपको दूसरा ऑफर रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। तो पहला ऑफर क्या हो जाता है, खत्म। अब उसका ऑफर और आपकी एक्सेप्टेंस रहेगी, यही वर्ड लिखा है इसने कि काउंटर ऑफर टू एन ऑफर। एक ऑफर के ऊपर क्या कर दिया जाए, काउंटर ऑफर, तो पहले वाला ऑफर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये लिखा बेटा, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आगे समझ में तो लगाया हुआ निशान बेटा, 5 मिनट आगे तो ये लैंग्वेज में ऐसे काउंटर ऑफर रखेगा तो मेन ऑफर क्या हो जाएगा, खत्म। फिर उसका ऑफर और इधर की क्या चलेगी, एक्सेप्टेंस। ठीक है। उसके बाद 2.29 के बाद आ जाओ आप, लास्ट है बेटा, नहीं लिखा है और चलो ये बेटा, ये वाला ना, यही कह रहा है इससे प्रॉब्लम। ये रहा आंसर द ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग। सुनना बेटा, व्हाट इज एन इलीगल एग्रीमेंट, कहता इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, और स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ इलीगलिटी। हाँ बताओ इसमें क्या बताऊं, लो भाई इफेक्ट्स देखो, पढ़ना भाई, आप ही पढ़ो। सुनो, मतलब अगर आप इलीगल एग्रीमेंट करते हो तो आप कोई एक्शन नहीं होता, मतलब आपको कोई भी वो रेमेडी नहीं मिलती। इसको उस सेंस में सोचना, ऐसे मत सोचना इलीगल काम करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये मत सोचना। तो हाँ वो सेंस ले गया, गलत है भाई। आपने इलीगल काम किया, फिर आप कोर्ट में जाते हो, जज साहब हमने चोरी की थी, आधे पैसे नहीं दे रहे, थोड़ा दिलाना एक्शन लेके, ये सेंस है उसमें। उसमें ये नहीं है कि इलीगल काम करो तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, ये मतलब नहीं है इसका, वो तो मतलब अलग ले गया। अब क्लियर हो गया, अब पढ़ दोबारा। ये कहता है अगर इलीगल कामों में भी अगर कोर्ट एक्शन लेने लग गया, उनको न्याय दिलाने लग गया, तो लोगों का तो उत्साह बढ़ जाएगा। उसको डिस्करेज करना है, उसको क्या करना है, डिस्करेज करना है, उनको उस चीज के लिए प्रेरित थोड़ा करना है। अगर कहता है चलो ठीक है यार चोरी के लिए सजा दे देंगे, पहले तुम्हारे पैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ, तो तुम्हें एक्शन का मतलब कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। दिमाग में आ गया एक्शन क्यों नहीं होगा, एक्शन तो होना चाहिए। वो वहां उस सेंस में एक्शन लिख रहा है। क्लियर हो गया, पढ़ पूरा आप दोबारा। हेलो, बढ़िया है, इसने पूछ लिया, होता है दिमाग में आता है, रियलिटी है ये बात। चलो बेटा पढ़ पढ़। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब उस चीज के लिए उनको प्रेरित नहीं कर रहे, डिमोटिवेट करना, लो करना। हाँ अब वो कहता जी मैंने इलीगल काम के लिए इसको मनी पेड की थी, मेरे को वापस दिलाओ, कोर्ट कहता ये काम ही रहेगा मेरा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? और हाँ इलीगली, वो इलीगली तुम्हें दिलाने का काम नहीं करवाएगा, ये एक्शन नहीं लेगा। मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए चोरी के पैसे रख लिए सारे, आधे मेरे को वापस दिलाओ, प्रॉपर्टी रख ली आधी मेरे को वापस दिलाओ, ये काम नहीं करेगा। आगे क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद 2.29 के बाद लास्ट पेज है बेटा 2.34। मेरे पास नोट नहीं बेटा, 3.1 तो पेज नंबर ही नोट नहीं कराया हुआ। कोई बात नहीं, बता अब बता दे, कोई बात नहीं। सर इसका लीगल रूल रिलेटेड टू एन ऑफर एंड उसको सेकंड
कहाँ पे है बेटा? कौन कितने नंबर बताऊं? 2.31 2.31 पे ये है नवंबर 3 वाला क्वेश्चन। yes sir इसका लीगल रूल रिलेटेड सेकंड पॉइंट क्वेश्चन क्या है ये? हु इज competent to accept an offer? Explain the rule relating to an offer as provided in the Indian Contract Act. Explain the rule relating to an offer. ठीक है। Who can accept an offer? ये आगे क्लियर हो गया? yes sir ये कौन कर सकता है बताओ एक्सेप्ट? सर जिसको ऑफर रखेंगे जिसको ऊपर रखेंगे। जनरल है तो कोई भी कर सकता है ना, स्पेसिफिक है तो जिसको रखा गया है वो करेगा। ठीक है। फिर लीगल रूल रिगार्डिंग एन ऑफर, सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट पढ़ बेटा। terms of offer must be definite ambiguous or uncertain and not loose and vague. बताओ बेटा। Ambiguity मेरे को बिल्कुल सही है, टर्मिनोलॉजी हार्ड लिखी हुई है, सही है। क्या मतलब हुआ? डाउट तो तुषार को था सिर्फ ओनली। अरे डाउट तो तुषार। तो बेटा ये सब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था। किसमें था बेटा? ये इम्प्लाइड के अंदर। इम्प्लाइड के अंदर ये कहने का मतलब ये है कि बिना बोले बिना लिखे अदर वे से, मतलब बाय कंडक्ट ये लगता है कि उसकी एक्सेप्टेंस है, उसको इम्प्लाइड बोलते हैं। अब किसी की आप जीवन की आवश्यकताओं नेसेसरी लाइफ की पूरी कर रहे हो और वो उसका लुफ्त भी उठा रहा है, एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब क्या कि उसके बराबर में वो उसकी बेनिफिट ले रहा है, उसकी पेमेंट करेगा, उसकी रियल एस्टेट में ले सकते हो। दूसरा था आप किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए पेमेंट करते हो तो आप उसके ब्याह पर पेमेंट करें तो उससे वो पैसा ले सकते हो, इम्प्लाइड है। उस देने थे उसने और दे दिया आपने, तो ये आप उसको दे रहा है तो इसका इम्प्लाइड है कि इसने इसकी ऑब्लिगेशन क्या किया बेटा? पूरा किया। और किसी को आप फ्री में चीनी नॉन ग्रेजुएट का मतलब क्या फ्री में नहीं देना चाहते, तो उसने जो बेनिफिट उठाया उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी बेटा। और फाइंडर वाले का है कि इम्प्लाइड है कि उसको गुड्स अलग रखने पड़ेंगे और उसको वापस भी देने पड़ेंगे। हाँ जो खर्चा हुआ है वो ले सकता है, ये भी बताया था। और बाय मिस्टेक अगर कोई मनी आए कोरिजन लिया तो उसको इम्प्लाइड है कि वापस देना ही पड़ेगा। ये इम्प्लाइड के लिखे हुए बेटा, मेरे जो लिखाए थे वो सारे करा दिए मैंने आपको। इसमें इन्होंने क्वासी लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं बताता हूँ वो क्या है, सुनो। क्वासी के अंदर ये कहता है कि क्वासी का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी का होता है, दूसरी पार्टी। अब देखा जाए तो जीवन की जो आवश्यकता है ना उसमें भी एक ही पार्टी पूरा कर रही है, दूसरा बोल ही नहीं रही। नहीं समझेगा मेरी बात? दूसरी पार्टी नहीं बोल रही तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी के, क्वासी का मतलब क्या हुआ? एक पार्टी, एक वो तो इम्पोज ठीक है बिल्कुल, वहां बिल्कुल ओके, वहां क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। यहाँ क्वासी वर्ड का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी। अब जो अपना है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज है उसमें कॉन्ट्रैक्ट की एक ही पार्टी होती है, वही अपनी इच्छा से कर रही है। दूसरी पार्टी ने ये तो नहीं बोला कि मेरी जो लाइफ की नेसेसरीज जो आवश्यकता है वो पूर्ति कर, लेकिन वो एक तरीके का क्या है क्वासी है, एक पार्टी परफॉर्म कर रही है उसको। मेरी बात समझे? ये लिखा हुआ है उसके अंदर बेटा, लास्ट में लिखा हुआ है ना बेटा, देखो पढ़ देता हूं कौन से पॉइंट में लिखा हुआ था, मैंने देखा था, लिखा तो हुआ था किसमें? फिफ्थ केस में है, फिफ्थ में है क्या? Case where money is paid or by mistake or under coercion. Finally, Section 72 of the Indian Contract Act provides that a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay the return it. वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। Thus, quasi contract right is always a right money and generally through the not always to be liquidated sum of money. It does not arise from the any agreement between the parties कंसर्न बट द इम्पोर्ट बाय द लॉ। समझा क्या? मतलब उस पार्टी का कंसर्न नहीं है, उस पार्टी ने नहीं बोला, लेकिन लॉ के द्वारा इस पे इम्पोज किया गया कि उसको ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब बताओ उस व्यक्ति ने नेसेसरीज की जो सप्लाई कर रहे थे उस व्यक्ति ने कुछ बोला था, लेकिन लॉ उसके ऊपर इम्पोज कर रहा है कि इसको अपनी स्टेट में से पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के लिए पेमेंट कर दी, उसकी कोई ऑब्लिगेशन है, तो लॉ इम्पोज कर रहा है कि उसको वो पैसे इसको देने पड़ेंगे। अब किसी का आपने ऑब्लिगेशन पूरा किया है नॉन ग्रेजुएट एक्ट से, मतलब आपका फ्री में देने का मतलब नहीं था,
तो ये लो इम्पोज कर रहा है कि इसको व्यक्ति को देने पड़ेंगे। अब फाइंडर के ऊपर क्या लो इम्पोज कर रहा है कि उसको देने पड़ेंगे। बाय मिस्टेक किसी को पैसे दे दिए या कोरिजन से तो बाय लो इम्पोज कर रहा है, क्योंकि वहां पर दूसरी पार्टी की तो सहमति थी ही नहीं, तो वो क्वासी हो गया ना, एक पार्टी की सहमति थी इसलिए लिख रहा है क्वासी। आप एडिंग पढ़ ली आपने, अपनी लैंग्वेज में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट हो गया बेटा, धन्यवाद। अब हाँ बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कर लिया आपने? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो लिखाए तो नहीं आपने मेरे को, क्यों नहीं लिखाए? मैं भी भूल गया। निकालो बेटा, कितने नंबर पे बोल? 2.42 2.42। हाँ बेटा बोल। 2018 नवंबर की। हाँ बोल। अब देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, समझ नहीं आया बेटा? चलो समझा देते हैं, पढ़ो भाई सब केस। सेकंड वाला अरे पूरा ही पढ़ेंगे। सेकंड, अच्छा सेकंड केस है क्या? ठीक है, सेकंड केस पढ़ो बेटा, अलग अलग है, लिंक तो नहीं आपस में। चलो बेटा सेकंड केस पढ़ेंगे, सॉरी रीड करना बेटा थोड़ा A shopkeeper displayed a pair of dress in the showroom. आराम से पढ़ो। A shopkeeper displayed a pair of dress in the showroom and a price tag of ₹2000 was attached to the dress. ड्रेस की आगे बात समझ में क्या समझ आया बताओ? एक शॉपकीपर उसने ड्रेस का प्राइस लगाया 2000। उस पे टैग लगा रखा कितने का? 2000। ठीक है, नेक्स्ट। Miss Lovely looked at the tag and rushed to the cash counter. Then उसने टैग देखा बेटा और उसके बाद कहाँ गई है? कैश काउंटर पे गया। ठीक है, Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the dress. ठीक है, The shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in consideration of the price stated in the price tag attached to the dress. Miss Lovely seeks your advice whether she can sue the shopkeeper for the above cause under the Indian Contract Act 1872. बोलो बेटा क्या ओपिनियन है? सुनो मेरी बात, उसने क्या दिया था? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब था कि आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ और आके मेरे को क्या रखो? ऑफर रखो। अब हम क्या हो थोड़े हो गए भावुक, हम हो गए थोड़े भावुक कि उसने 2000 का टैग लिखा था, इसका मतलब वो 2000 में देने थे, अब वो दे नहीं रहा तो उसकी गलती है, उसको मार डालो, उसको काट डालो। भाई अगले की चीज सुनना मेरी बात ध्यान से, उसने 2000 का टैग लगाया, ठीक है, उसने 2000 का टैग लगाया था 10 दिन पहले, उसके बाद मार्केट में रेट क्या हो गई? बढ़ गई। अगले ने टैग वो लगा हुआ रह गया, होता है नहीं कईयों को पुराने लगे हुए रह जाते हैं, ठीक है, अब वो कहता है ये पैक कर दे, उसने बाद में देखा अरे नहीं नहीं भाई साहब ये तो गलती से लग गया, सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा ना, देना पड़ेगा। तूने मेरे को प्रपोजल रखा था, कब रखा? तू सड़क से जा रहा था। तो वो जो डिस्प्ले वाला मैंने कितना दिया, कैटलॉग डिस्प्ले वगैरह सब क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। उसने इनवाइट किया, आ गया, अब उसने ऑफर रखा भाई साहब 2000 रुपए ये लो और पैक कर दो, वो कहता भाई साहब नहीं, तो उसने प्रपोजल क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बेटा बोल बेटा, अब तू अब मधुरवाणी में अपने। जैसे ऐसे होटल का मेन्यू है, उसने खाना खा लिया, उसके बाद कहता और पैसे लगे। किसके अंदर बेटा? जैसे होटल के मेन्यू में पैसे लिखे थे 100 रुपए, उसने खा लिया खाना, और खाना खाने के बाद वो कहता है जो 200 का है। नहीं, उसमें फर्क हो गया। सुनो मेरी बात, इसकी बात सुनना, आप होटल का मेन्यू भी देखना, कई जने स्टार्टिंग में जैसे कटिंग करके और सामने नया लगा देते हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर होटल का मेन्यू है, अब इसका एग्जांपल सुनना भाई, मेन्यू में उसने रेट देखा, उसने कहा भाई साहब क्या है, उसने मेन्यू पकड़ाया, ठीक है, मेन्यू पकड़ाया, उसने रेट देखे और उसके बाद क्या कर दिया? उसने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद उसने ऑर्डर ले भी लिया, ऑर्डर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बताओ उसने ऑर्डर क्या देख के दिया? मेन्यू देख के दिया। उसके बाद उसने उसको फूड प्रोवाइड करवा दिया, इसका मतलब क्या कर लिया उसने? एक्सेप्ट। उसने वहां पे ड्रेस प्रोवाइड ही नहीं करवाई लोकेश बाबू। पर वो भी तो इनविटेशन तो। हाँ सुन तो ले मेरी बात, अब तू देखो या तो तू समझना नहीं चाहता, वहां पर यहाँ पर बेटा उसने ड्रेस दी कि भाई साहब ये 2000 में पैक कर दो, उसने मना कर दिया। वहीं पर उसने वहां पर मेन्यू देख के ऑफर किया कि ये फूड है,
ये जो भी फूड ऑफर किया, तो उसमें क्या है, उसने फूड प्रोवाइड करवा दिया मेन्यू देख के, तो जो मेन्यू पे लिखा हुआ था ना वही पेमेंट करेगा वो, क्योंकि उसने प्रोवाइड कराया उसके बिहाफ पर। क्योंकि वो सिंपल सी बात है यार, कि आप जाके जब उसको बोलोगे कि भाई साहब मेन्यू देख के मैंने ऑर्डर किया था, मेन्यू में ये लिखा भाई साहब चेंज नहीं किया, तो वो भाई साहब आपकी गलती मेरी गलती थोड़ा ना है, बोलो देगा उतनी पेमेंट लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। अब आप ये थोड़ा भैया मैं तेरा खाना निकाल के वापस दे देता हूँ, समझ लो बात को, समझो मेरी को यार आप। तो वहां पर उसने परफॉर्म, सुनो, वहां पर उसने 2000 में कहा कि पैक कर दे, वो कहता नहीं करूंगा, उसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आपने मेन्यू देख के ऑर्डर दिया, उसने खाना दे दिया, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया। मेरी बात समझ, दोनों में फर्क है बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर वो भी पहले कह रहा था हाँ कि भाई साहब मेन्यू में जो रेट है ना वो अलग है, तो अलग बात थी, ये फर्क है बेटा। मतलब आप मेन्यू देख के ऑर्डर दे रहे हो लोकेशन और वो अगला प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सेप्ट। हाँ, उस केस में आप एक्शन ले सकते हो उसके ऊपर कि तू ज्यादा कैसे मांग रहा है। फिर आप 4 आदमी बैठे रहे, उनको बुलाओगे भाई साहब मैंने मेन्यू में देख के ऑर्डर किया, मैंने खाना किया, अब ये दे रहा हूँ, 4 आदमी आपको सही बताएंगे, उसको गलत बताएंगे, बोलो गलत है या सही है? और बोलो बेटा। कंसिडरेशन नहीं आती है। करते ही हैं लोग, कैसे नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि उसको बुला लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको कोई गलत, उसने गलत तो किया ही नहीं, उसने वही मना कर दिया, भैया आपको जचे तो लो, नहीं तो मत लो। अब कई लोग होते ही हैं कि आप बाहर जाते हो, होटल रूम 500 एसी, फिर ऊपर ले जाके छोटा सा रूम दिखाते हैं, 500 का है, सुना वो कहेगा यार ये पसंद नहीं है, कहता दूसरा दिखाता हूँ, अच्छा ये पसंद, ये 2500 का है। वो एक तरीका होता है, सारे करते हैं। अब वो कहता है मिस रिप्रेजेंट क्या है, 500 वाला है, मैं दिखा रहा हूँ, इसको पसंद नहीं है 500 वाला, होता ही है बेटा। आप कई बार देखते हो, आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे फ्रूट चाट वगैरह होती है ना, ऊपर तो अच्छी फ्रूट होते हैं, 2 फ्रूट खा के नीचे हो सलाद निकलने लग जाता है नीचे से, होता है नहीं होता, बताओ बेटा, होता है ना ऐसा, आपके साथ भी हुआ होगा, नीचे से गाजर निकल रही है और वो खीरा निकल रहा है, और ऊपर पपीता रखा होता, अंगूर रखे हुए 1-2 बस, नीचे देखा ये तो सैलेड स्टार्ट हो गया, फ्रूट चाट की जगह तो सैलेड चाट होगी बेटा। कीप साइलेंट प्लीज, हेलो, कीप साइलेंट प्लीज। हो गया कंप्लीट बेटा, चलिए जय श्री श्याम। बेटा होमवर्क दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं आए आप, यूनिट 3 का आपने, यूनिट 1 होगी हमारी, यूनिट 2 हो गई है, यूनिट 3 का आज का होमवर्क है कि आप 2.75 नंबर तक पेज तक पढ़ के आएंगे, ठीक है, 2.75 तक यूनिट 3 को, ओके। जो बच्चा क्लास में नहीं आया उनको बोल रहा हूँ ये करके आएंगे, ओके। थैंक यू, जय श्री श्याम।